This video is sponsored by V-Guard. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम समर्थकों को संबोधित किया और जो बड़े संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से दिए, उनमें सबसे बड़ा संदेश ये कि 3 राज्यों की हैट्रिक, 2024 की हैट्रिक की गारंटी। और 15 अगस्त के मौके पर भी लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि अगर तीसरा सेवा काल उनको मिलता है तो देश 5वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के पायदान पर शुमार होगा, वहां पर नजर आएगा। अलावा इसके घमंडिया गठबंधन पर एक बार फिर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए जिक्र किया घमंडिया गठबंधन का कि अब इस जीत के बाद जो ये ताकतें हैं, बांटने की साजिशें करने वाली ताकतें अब और ज्यादा तेजी से इकट्ठा होने का प्रयास करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी याद दिलाया और मातृशक्ति को, महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए आभार जताया। और ये तस्वीरें आप सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की, और शिवराज सिंह चौहान ने भी इस विजय को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए भी अपनी बात कही, पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए अपनी बात कही कि प्रधानमंत्री ने ही ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को लीड किया। मध्य प्रदेश के मन में नरेंद्र मोदी हैं और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 राज्य हैं जहां पर ये टैली भी आप देख रहे हैं, बीजेपी 164, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा सकती है क्योंकि पिछली बार बीजेपी 109 पर रह गई थी। लेकिन मैंडेट जो कांग्रेस को हासिल हुआ था वो 114 का था, मात्र 5 सीटों का अंतर था। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान, वो जो 15 महीने कमलनाथ की सरकार चली, उससे बड़ा सबक लेते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इस तौर पर वापसी की है 164 सीटों के साथ। खाता यहां समाजवादी पार्टी का नहीं खुला, आम आदमी पार्टी का नहीं खुला, बीएसपी का नहीं खुला, निर्दलीय उम्मीदवारों का नहीं खुला। यह मध्य प्रदेश की स्थिति मैं आपको बता रही हूं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के तो 95% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। यह स्थिति आम आदमी पार्टी की हुई मध्य प्रदेश में। राजस्थान में तकरीबन सारी कैबिनेट हार गई। अशोक गहलोत जरूर सरदारपुरा से जीत गए और सचिन पायलट ने अब से थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया था, तकरीबन 2-2.5 घंटा पहले, उन्होंने टोंक की जनता को तो धन्यवाद दिया कि भाई आपका जिस तरीके से वेलफेयर में करता रहा इस प्रदेश, इस इलाके की जनता का इसी तरह से आपसे कनेक्शन रहेगा, कनेक्ट रहूंगा। लेकिन राजस्थान की हार की जिम्मेदारी सचिन पायलट ने नहीं ली। इस बीच अशोक गहलोत पहुंच गए कलराज मिश्र यानी कि राज्यपाल से मिलने, इस्तीफा सौंपने। राजभवन पहुंचे, इस्तीफा सौंपा। भूपेश बघेल जो खुद जीत गए हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव जो कि उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे, जो सुबह तक भी ये क्लेम कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, वो खुद अंबिकापुर से अपनी सीट हार गए हैं। इधर तेलंगाना का क्रेडिट जरूर देना होगा कांग्रेस को, क्योंकि रेवंता रेड्डी ने जिस तरीके से कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन को दक्षिण के राज्य तेलंगाना में लीड किया और केसीआर पर जिस तरीके से वो अटैकिंग मोड में रहे, उसके बाद उनको पूरा श्रेय दिया जा सकता है। क्योंकि जिस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हो रहा था कि कर्नाटक जीते, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से संजीवनी मिली कांग्रेस को, राहुल गांधी का जो एक तरीके से लीडरशिप है वो इवॉल्व होता हुआ वो क्वालिटी नजर आई। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी बनता है कि भाई मध्य प्रदेश से भी निकली भारत जोड़ो यात्रा, फिर मध्य प्रदेश में क्यों समझ में नहीं आया? तो ये बहुत सारे सवाल इस जनादेश से उठते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब घमंडिया गठबंधन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा और यह साफ कर दिया कि गरीब, युवा, किसान और महिला, उनके लिए देश में ये 4 जातियां हैं। यानी कि कास्ट सेंसस की, ओबीसी जनगणना की मांग करने वाले तमाम लोग देश को बांटने की साजिश करते, सियासत करते, सावधान और सचेत रहने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
अब लेकिन यहां से बड़े कुछ और सवाल पैदा होते हैं। क्या वाकई ये 3 राज्यों का जनादेश 24 की हैट्रिक की गारंटी है? क्योंकि आज सुबह से यह भी प्रचारित और प्रसारित होते हुए हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ही इस देश के वेलफेयर की गारंटी है। ये पुष्कर सिंह धामी ने इसी तरह का ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह का ट्वीट किया, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने इस ट्वीट को प्रचारित और प्रसारित किया। लेकिन क्योंकि 2018 और 2019 ठीक इसी तरह 2023 और 2024, 18 में तीनों राज्य कांग्रेस जीती, 19 में तीनों राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप एक तरीके से किया लोकसभा इलेक्शन जब आए। अब 23 में ये जो जीत है विधानसभा की, क्या यहां से एक रिफ्लेक्शन मिलता है 2024 की भी जीत का? और क्या एक बड़े अंतर के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से सत्ता पर काबिज होगी या फिर कुछ और? क्योंकि जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। एक बार टैली में अपने दर्शकों को दिखा देती हूं जरा, और यहां से समझ लेते हैं इस जनादेश को एक बार फिर से। मध्य प्रदेश 230 सीटों वाला राज्य, इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में 230, 116 का बहुमत का आंकड़ा, 116 से 164 पर पहुंचते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस महज 65 पर। पिछली दफा 114 पर थी कांग्रेस, बीजेपी 109 पर थी। इसके अलावा राजस्थान में 100 और 73 का आंकड़ा था, 101 और 73 का। यह राजस्थान का 2023 का आंकड़ा है। 199 पर चुनाव हुए, बीजेपी ने 115 सीटें हासिल कर ली है, कांग्रेस 69 सीटों पर है। अदर्स, इसमें बीएसपी है, इसमें निर्दलीय है, और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार कह रही हूं जो निर्दलीय और अदर्स में जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के हैं। तो ऐसे में वो किसके साथ जाएंगे? क्योंकि बीएसपी पहले ही कह चुकी है कि राजस्थान में जो भी सत्ता के पास जाता हुआ दिखेगा हम समर्थन अपना सशर्त उसको दे देंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर, लेकिन अब सत्ता जाती हुई भारतीय जनता पार्टी के पास। ऐसे में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ राखी राठौर जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अलावा इसके रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। राखी जी दिख रही हैं मुझे तस्वीर में, अभी रागिनी जी नजर नहीं आई हैं। संजय कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीएसडीएस। पूरे इलेक्शन कैंपेन में संजय जी ने जो विश्लेषण किया, तकरीबन आज जो तस्वीर है वो उसके कमोबेश उलट है। तो संजय कुमार, सीएसडीएस, सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक। विनोद जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार। और अलावा इसके मेरे साथ थोड़ी देर बाद मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ेंगे। सो शुरुआत में राखी आपसे करती हूं। तो सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको इस हैट्रिक के लिए, जिसको संदेश मान रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 की हैट्रिक का भी। देखिए गरिमा जी, चुनाव, हर एक चुनाव जो है वो डिफरेंट चुनाव होता है, लेकिन अगर जीत मिलती है तो राखी जी की आवाज जरा बढ़ा दीजिए। आगे वाले टारगेट के लिए निश्चित तौर पे एक प्रोत्साहन मिलता है। हर चुनाव को चुनौती के रूप में हम लोग काम करते हैं, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे असेंबलीज के चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो। लेकिन इस चुनाव की जो जीत है उससे निश्चित तौर पे 2024 में कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा। और जिस तरह से आज लगातार ये बात आई कि हमारे देश में अगर कोई गारंटी चलेगी तो वो मोदी जी की ही गारंटी होगी, जिस पर जनता को विश्वास है। एक ऐसी गारंटी जो पिछले 9.5 साल से काम कर रही है, जिन्होंने काम किया है और काम करते करते लोगों पर यह विश्वास स्थापित किया है, साबित किया है कि मोदी जी ने जो कहा है वो मुमकिन है, अदरवाइज नहीं। और हुआ क्या, आपने देखा कि लगातार हमने चुनाव में देखा कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर मैं कहूं कि इसके साथ ये भी फ्री लीजिए, ये भी फ्री लीजिए, ये भी फ्री लीजिए, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक डाउट हुआ कि यार इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लगातार फ्री लीजिए, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए जो बात आई, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में प्रॉब्लम थी। और इसीलिए उसकी जो हिडन कंडीशंस थी वो लोगों ने पढ़ ली, और इसीलिए ऐसा हुआ कि जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियां जीती है, और एक नेगेटिविटी, गाली गलौज की भाषा, जिस तरह से एक नेगेटिव सोच है उसकी आज हार हुई है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बधाई देती हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर के इस पूरे काम को किया और ये
जीत जो है वो हम सभी की जीत है। हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बहुत एनर्जी के साथ में आगे आने वाले टारगेट को, हम तो अगले दिन काम शुरू करने वाले हैं। नहीं, अगले दिन क्या, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तो अभी होने वाली है राखी, तो अगले दिन नहीं, आज ही से काम शुरू हो गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है बीजेपी हेडक्वार्टर में, दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यहीं से सवाल निकलता है राखी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है तो चीफ मिनिस्टीरियल फेसेस पर जरूर मंथन होगा। तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, या फिर कुछ और सरप्राइजिंग एलिमेंट निकलने वाला है बीजेपी हेडक्वार्टर से? देखिए गरिमा जी, जब मैंने अभी धन्यवाद दिया तो मैंने हर एक कार्यकर्ता को याद किया, चाहे बूथ पर बैठा हो व्यक्ति हो जिसने हमारे लिए एज ए एजेंट काम किया। जब हम सामूहिक काम की बात करते हैं तो निर्णय भी सामूहिक होगा। विधायक दल जो है और पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर के जो चीफ मिनिस्टर है उसको तय करेंगे। और मुझे लगता है गरिमा जी, पूरे टाइम ये बात हुई कि मोदी जी को चेहरा आपने रखा है, कमल का फेस जो है वही चेहरा है हमारा। जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि विधायक दल और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस चीफ मिनिस्टर को चूज करेंगे, वो जो अपेक्षाएं जनता की हमसे थी उसके पूरी करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। राखी, ठीक है, मध्य प्रदेश ने चुना, राजस्थान ने चुना और छत्तीसगढ़ ने चुना, उसकी बधाई, लेकिन तेलंगाना ने क्यों नहीं चुना उस पर मैं आऊंगी। लेकिन इस बीच मुझे खिड़की में नजर आ रहे हैं योगेंद्र यादव भी, राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत जोड़ो अभियान के, और उनका एक अपना विश्लेषण का तरीका है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा सुने भी जाते हैं। तो योगेंद्र जी, आपका भी स्वागत। और मैंने प्रधानमंत्री को सुना, आपने भी सुना होगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 3 राज्यों की ये जो हैट्रिक है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 2024 के हैट्रिक का संदेश है। अग्री करते हैं आप इससे? देखिए, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और भाषण में सुंदर बात कहने का हर एक को हक है। और आज वो जीते हैं तो खासतौर पे अच्छी बात कहना और विश्वास बढ़ाने का हर एक का नेता का अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी होता है। पर उस बातों को गंभीर हम न माने। मुझे विश्वास है 2018 में उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि 3 राज्यों में अब हार गए तो अब हम लोकसभा में भी हारेंगे ही। वो बात कौन नेता कहता है? तो इसलिए ये 3 राज्यों का चुनाव निश्चित ही लोकसभा चुनाव में बदलेगा, ये मानने का तो कोई आधार नहीं है। लेकिन इस सच से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जो भी लोग 2024 में परिवर्तन देखना चाहते हैं इस देश में, और मैं अपने आप को उनमें गिनता हूं, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, सेफोलॉजिस्ट मेरे साथी संजय जी हैं जो आपके पास बैठे हुए हैं। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे कहने में कोई शक व शुबा नहीं है कि हम सब लोग जो कि 2024 में इस देश में परिवर्तन देखना चाहते हैं, उनके लिए आज एक धक्का है। तो मैं हैरान भी हूं, निश्चित ही थोड़ा मायूस भी हूं, लेकिन ऐसा कभी भी झटका लगता है तो उससे सीखना चाहिए, सबक सीखने चाहिए, बजाय कि जनता को दोष देना है, इस तरह की उटपटांग बातें करना। हमें सीखना चाहिए और मेरा यही विश्वास है कि, और थोड़ा बारीक विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, तेलंगाना में बीआरएस हार गई, उससे हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि बीआरएस की सरकार भी बुरी थी, अनपॉपुलर भी थी, जनता ने धक्के मार के निकाल दिए, बात सच नहीं है। जनता में केसीआर लोकप्रिय थे, आखिरी दिन तक लोकप्रिय रहे। केसीआर की सरकार के बारे में लोग आमतौर पे अच्छी बातें कहते थे कि देखो, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इन्होंने बिजली दी, इन्होंने पानी दिया, कुछ योजनाओं में डायरेक्ट पेमेंट किया, लेकिन कहते थे बस अब हो गया ना, 10 साल हो गए। अब जो इन्होंने बहुत बड़े वायदे किया काम, लेकिन फेंका बहुत ज्यादा, तो लेकिन अब ठीक है, अब कोई विकल्प हो तो देंगे। कांग्रेस विकल्प के रूप में सामने आई और कांग्रेस ने दिखाया कि वो 30% से नीचे गिरने के बाद भी उठ सकती। तो ये कांग्रेस ने हारी हुई बाजी जीत के दिखाई। लेकिन योगेंद्र जी, यही वो जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केसीआर के साथ थी, वही 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी शिवराज के साथ थी। ये तस्वीर भी जरा क्लियर करें कि जो फॉर्मूला उधर तेलंगाना में चल गया कांग्रेस का, एमपी में क्यों नहीं चल पाया? जी, मैं वही कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी इसलिए बहुत ही एक लेजी सी एक्सप्लेनेशन है, बिना सोचने वाला, क्योंकि जब चल जाती है तब हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी थी, 5 बार नहीं चली तो कोई बात नहीं चली। एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। अगर किसी परिस्थिति विशेष में लोगों को लगता है कि हाँ, ये बेहतर विकल्प हमारे सामने है, तब जाके किसी और को चुनते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बारे में मेरा अपना घूमने पे सेंस था। लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं थे, लोग उनके बारे में पॉजिटिव बात कहते थे, लेकिन एक सेंस था कि भाई बस 18 साल हो गए ना, बहुत हो गया, बदलाव की बात मैं सुनता था। यानी कि कांग्रेस को बेहतर विकल्प के तौर पर योगेंद्र जी कंसीडर नहीं किया मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने?
जाहिर है जनता ने कंसिडर नहीं किया होगा तभी तो वोट नहीं दिया। ये तो हो नहीं सकता ना कि जनता बेहतर विकल्प मानती भी थी और वोट न दिया हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं विश्लेषण करने कि जनता ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा। लेकिन उससे मतलब दिक्कत होती है कि हम कई बार बहुत बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। 2018 के चुनाव में 3 साल से 3 चुनावों से लगातार बीजेपी का वोट गिर रहा था। 2018 में बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ गए, वोट लगभग बराबर था, बीजेपी का थोड़ा सा ज्यादा था लेकिन सीट कांग्रेस की थोड़ी ज्यादा। उसके बाद 5 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी को 9% वोट फालतू मिल गया कांग्रेस से? बड़ा ये मौजूद सच कहूं सवाल है। तो मुझे अब भी ये बात पूरी तरह समझ नहीं आती। मुझे इतना तो समझ आता है कि कांग्रेस ने अपने जो लीड थी आज से 4-5 महीना पहले उसको खोया। मुझे ये समझ आता है कि बीजेपी ने बहुत ही अच्छी रणनीति बना के चुनाव लड़ा। मुझे ये समझ आता है कि कांग्रेस का ओवरऑल नैरेटिव बहुत अच्छा नहीं था और कांग्रेस जो सामाजिक समीकरण बना सकती थी उसमें कांग्रेस विफल रही। अच्छा इतनी चीज योगेंद्र मुझे जी, समझ क्या आती मैं एक लाइन में अगर आपसे समझूं, तीनों राज्य एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक तरीके से अति अहंकार, कमलनाथ इस सिचुएशन तक पहुंच गए कि अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि कौन अखिलेश वखिलेश, या फिर छत्तीसगढ़ में अति आत्मविश्वास और राजस्थान में अंदरूनी कलह, ये जो तिहरे अ का समीकरण है, क्या कमोबेश लब्बो लुआब यही रहा कांग्रेस की हार का? जुमला अच्छा है पर विश्लेषण अच्छा नहीं है। अति आत्मविश्वास शायद छत्तीसगढ़ में था, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। कांग्रेस का कमलनाथ जी का जो अखिलेश जी के बारे में कहना था वो बहुत समझदारी की बात नहीं थी, उससे नुकसान हुआ होगा। हालांकि आप जैसा जानती हैं समाजवादी पार्टी और ये सब बहुत ही छोटे उसमें कारक रहे थे। मध्य प्रदेश का असली मामला गठबंधनों का था ही नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में अगर अंतर्कलह कोई कारण होती चुनाव का तो बीजेपी को हारना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी के अंतर्कलह, देखिए अब हम चुनाव के बाद विश्लेषण कर रहे हैं और थोड़ा ईमानदारी से बात होनी चाहिए। सच बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी की अंतर्कलह कांग्रेस की अंतर्कलह से 4 गुना ज्यादा थी। बीजेपी के ज्यादा रेबल कैंडिडेट थे, कांग्रेस के कम रेबल कैंडिडेट थे। अगर अंतर्कलह से होना होता तो वो होता ना। मैं समझता हूं कि कुल मिला के, जैसे मैंने कहा तेलंगाना में कांग्रेस ने हारी हुई बाजी जीत ली, उस तरह से इन राज्यों में कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हार। ये बाजी कांग्रेस जीत सकती थी, तीनों राज्यों में संभव था, लेकिन कई अलग अलग कारणों से कांग्रेस वो नहीं कर पाई और वो इसलिए उससे सबक सीखने का अब वक्त है। नहीं, अगर मैं योगेंद्र जी वही कारण एक बार बता दीजिए कि कांग्रेस के लिए ये क्यों गेम पलट गया पूरी तरीके से। छत्तीसगढ़ में तो किसी एग्जिट पोल तक ने नहीं कहा कि भूपेश बघेल हार रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में फ्लिप फ्लॉप की संभावना थी, छत्तीसगढ़ तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा था। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? छत्तीसगढ़ में मुझे जरूर लगा एक तरह का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी लगभग मान लिया था कि अरे ये तो जीते हुए हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। और बीजेपी के बारे में इतना जरूर कहना चाहिए कि बीजेपी हर चुनाव में पूरी तरह से जान लगा के लड़ती है उस चुनाव को, कभी भी कॉम्प्लेसेंसी मुझे दिखाई नहीं देती बीजेपी के अंदर। ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा गुण है और कांग्रेस का बहुत बड़ा दोष है। छत्तीसगढ़ में जो फर्क हुआ वो इतने से हो सकता है, राजस्थान में जो हुआ वो बिल्कुल एक अलग कहानी। राजस्थान में वैसे अशोक गहलोत 2 बार अच्छी सरकार चला के चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। इस बार उनकी सरकार ने कुछ वाकई बहुत अच्छी घोषणाएं की थी और उन्होंने इस बार एक और परिवर्तन किया कि अपना प्रचार वगैरह काफी करने की कोशिश की। और जैसा मैंने तेलंगाना के बारे में बोला, उस तरह से राजस्थान में भी कोई सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लोग चीफ मिनिस्टर से खुश थे, सरकार से खुश थे। नहीं, ये लेकिन योगेंद्र जी एक फैक्टर यहाँ पर ये भी आता है कि अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, लेकिन उनके जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनके विधायक थे, जिन्हें अंत में उन्होंने अपनी जिद में टिकट दिलवाया, शांतिलाल धारीवाल से लेकर सबको, उनके खिलाफ नाराजगी थी। और आपने मेरे मुंह से शब्द छीन लिए। मैं यही कह रहा था कि सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा नहीं था, लेकिन बहुत सारे सिटिंग एमएलएस के खिलाफ गुस्सा था। अब बीजेपी के अगर होते तो बीजेपी कान पकड़ के निकाल देती। बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार कर सकती है, बीजेपी शिवराज चौहान को साइडलाइन कर सकती है और एमएलए का टिकट काट सकती है। कांग्रेस में वो क्षमता नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा दोष रहा मैं समझता हूँ राजस्थान में।
और दूसरा जो एक बहुत बड़ी भूल है राजस्थान में, वो ये कि दो पार्टियों से गठबंधन बिल्कुल हुआ पड़ा था और बेहद जरूरत थी। एक थी सीपीएम जो 5 सीट के अंदर नुकसान पहुंचा रही है, और दूसरी थी भारतीय आदिवासी पार्टी जिसने 17 सीटों पे लड़ा और कांग्रेस को कम से कम 11 सीट का नुकसान करवाया। 5 सीटों पर तो मुझे लगता है 5 या 2 सीटों पर तो जीत गई है। शायद 3 पे जीते, थोड़ा तीन आंकड़ा पर, बदल जी, रहा था। हाँ। 3 पे खुद जीते हैं और 8 पे उन्होंने कांग्रेस को हरवाया है। और ये कांग्रेस को पता था कि ऐसा होगा, ये कोई अनजान बात नहीं है, ये बिल्कुल वेल नोन चीजें थी। उसके बाद भी पार्टी ये जानते हुए कि चुनाव कड़ा है, ये जानते हुए कि ये पार्टी से अलायंस जरूरी है, ये जानते हुए कि वो पार्टी अलायंस करना चाहती है। ये कोई बीएसपी नहीं थी जिसके साथ अलायंस करना असंभव, ये कोई आरएलपी नहीं थी जिसके साथ अलायंस करने में बहुत मशक्कत करनी पड़े। ये दोनों पार्टियां चाहती थी कांग्रेस के साथ अलायंस करना, उसके बाद नहीं हुआ। अब बीजेपी तो ये सीधे सीधे सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी, योगेंद्र जी? ये सेंट्रल नहीं, ये दरअसल ये स्टेट लीडरशिप के डिसीजन थे जिसको सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा रिवर्स करना चाहिए। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप अगर कमान हाथ में होती, क्योंकि अशोक गहलोत तो लार्जर देन द सेंट्रल लीडरशिप नजर आए जिस समय राजस्थान में बगावत हुई, अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए, पूरे 80 से ज्यादा विधायकों ने एक तरीके से बगावत कर दी, शांतिलाल धारीवाल के घर पर सब इकट्ठा हो गए। तो यहां भी सेंट्रल लीडरशिप को चुनौती देते हुए अशोक गहलोत दिखे थे, टिकट बंटवारे में भी दिखे। बंटवारे के समय बिल्कुल ये दिखाई दिया, और इसलिए मुझे लगता है कि अंततः तो हर फैसले की जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर सफलता का श्रेय अंततः राष्ट्रीय लीडरशिप को मिलता है, इसलिए उसको जिम्मेवारी तो लेनी ही पड़ेगी। ये फैसला हुआ राज्य स्तर पे था, लेकिन राष्ट्रीय लीडरशिप की जिम्मेवारी बनती थी इस स्थिति को समझे और कहे कि नहीं, ये क्या कर रहे हो, सीधे 15-20 सीट का क्यों नुकसान करवा रहे हो। मैं अभी भी कहता हूं, राजस्थान में अगर ये 2 भूल भी कांग्रेस ने न की होती, कुछ कैंडिडेट की टिकट का, सिटिंग एमएलए जिनकी बारे में पता था कि वो अनपॉपुलर हैं, उनकी टिकट काटना और इन 2 पार्टियों से कोलिशन करना, तो राजस्थान में ये चुनाव कम से कम नजदीकी चुनाव बन जाता। मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस जीत जाती, लेकिन बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आती अगर कांग्रेस केवल ये जो 69 पर लुढ़कती हुई नजर आ रही है, 69 का ये डाउन सिंकिंग नहीं होता। योगेंद्र जी, अब मैं 2-3 सवाल आपसे बड़े महत्वपूर्ण 2024 को लेकर पूछ लेती हूं। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि भाई ये हैट्रिक जो है 2024 की हैट्रिक का संदेश है, लेकिन 18-19 सामने है। 18 में कांग्रेस जीती और 19 में बीजेपी क्लीन स्वीप करके ले गई लोकसभा में। क्या ये वाकई प्रधानमंत्री का संदेश इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने घमंडिया गठबंधन कहकर फिर इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा, बांटने वाली ताकतें बताया और कहा कि इकलौती जातियां 4 हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। तो यहां से एक और नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस के लिए अब आगे की राह 2024 के लिए, देखिए, पहली बात तो ये कि जैसा मैंने कहा, वो हैट्रिक की बात करना प्रधानमंत्री का हक भी बनता है और अपने वर्कर को एंथुसियाज्म देना हर नेता का कर्तव्य भी बनता है। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने हैट्रिक की बात 2018 में नहीं कही थी, जब उनकी पार्टी तीनों चुनाव हारी थी, तब शायद उन्होंने नहीं बोला होगा कि अब ऐसी हैट्रिक हम 2019 में भी लगाएंगे। अगर आप केवल ये देखें आंकड़ों की दृष्टि से, तो 2024 का समीकरण नहीं बदला है। ये जो 4 राज्य थे, इन 4 राज्यों में मिला के 82 लोकसभा की सीट है। कांग्रेस को पिछली बार इन 82 में से मात्र 6 सीट आई थी, बीजेपी को आई थी 65। आज शाम स्थिति क्या बदली है? 6 से ज्यादा, जाहिर है कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, 6 के बजाय तो 15 के करीब आएंगी। और कारण उसका तेलंगाना है, कारण राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह नहीं है, तेलंगाना में बढ़ी है तो कुल मिला के बढ़ेगी। तो कोई कह सकता है कि इससे 2024 के इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ा? सवाल अंकों का नहीं है, गणित का नहीं, गणित में बहुत फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मिजाज में फर्क पड़ा है, मूड में फर्क पड़ा है। और एक जो उत्साह होता है एक वर्कर का, जिस उत्साह को लेके आप जमीन पे जाते हैं, उसमें जरूर फर्क पड़ा है। और बीजेपी आज उत्साह में, अब मैं तो उन्हें घमंडिया वगैरह नहीं कहता, वैसे ये चीजें हैं तो बहुत घमंड की कि अब हम जीत गए हैं, यहां भी जीतेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो शब्द कुछ प्रधानमंत्री को ही शोभा देते हैं, किसी समझदार आदमी को शोभा नहीं देते सारी चीजें कहना। तो लेकिन ये जो जरूरी नहीं, जाहिर है हम 2018 में देख लिया कि 18 के बाद 19 होना जरूरी नहीं, तो 23 के बाद 24 होना भी जरूरी नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 के कैंपेन को एक तरह से झटका लगा है। जो मूड है,
जो उत्साह हो सकता है, जो जोश है, उसमें कमी आएगी और उसे रिकवर करने के लिए ऑपोजिशन को, इंडिया अलायंस को कुछ करना पड़ेगा। यदि कुछ नहीं किया जाएगा तो ये परसेप्शन कि भाई बीजेपी अब तो जीत गई, अब आगे बढ़ेगी, कहीं ये परसेप्शन बलवती होगा। तो इसलिए अब कांग्रेस को और तमाम ऑपोजिशन को बैठ के थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और 6 तारीख को बुलाई भी है योगेंद्र जी, 6 तारीख में 6 दिसंबर को बैठक है। लेकिन अब ये और बता दीजिए कि तीनों राज्यों में जहां पर बीजेपी जीती है वहां एक और सरप्राइज एलिमेंट तैयार है क्या? एग्जिट पोल के नतीजों के तकरीबन उलट जाने के बाद क्या मुख्यमंत्री के चेहरे भी उलटने वाले हैं तीनों बीजेपी विनिंग स्टेट्स में? मैं इसका बहुत अच्छा जानकार नहीं हूं, बीजेपी के साथी बेहतर बता पाएंगे। मेरी अपनी समझ ये है कि जब बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, जब उन्होंने चुनाव के दौरान रिस्क ले लिया शिवराज चौहान को साइडलाइन करने का, चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का रिस्क ले लिया, तो अब क्या रिस्क बचा है? अब जब जीत गए हैं, जीतने के बाद रिस्क क्या बचा है? मैं तो समझता हूं कि बीजेपी प्रयोग करेगी। इस लिहाज से बीजेपी ज्यादा जोखिम उठाने वाली पार्टी है और अब वो जोखिम उठाने की स्थिति में भी है, पड़ेगा। यही कहा भी जा रहा था। अब वो जोखिम उठाने की स्थिति में भी है योगेंद्र जी। जी, तो बीजेपी से वैचारिक असहमति है और बहुत गहरी है मेरी, लेकिन ये जो बीजेपी की कैपेसिटी है जोखिम उठाने की, फैसले लेने की, एक रणनीति बनाने की, उससे तो हर पार्टी को सीखना चाहिए। कांग्रेस को भी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। वो भले ही 370 हटाना हो, 35A और 370 हटाने का फैसला हो, बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला नोटबंदी का फैसला हो, डिमोनेटाइजेशन, अलावा इसके जीएसटी को लागू कर देना, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। ये योगेंद्र जी समझ में आता है कि कई दफा वो बहुत ज्यादा फेवरिंग भी होते हैं इस तरह के डिसीजंस। लेकिन रागिनी मुझे खिड़की में नजर नहीं आ रही है, लेकिन रागिनी, हम बार बार ये बात कहते थे कि भाई भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट है, कर्नाटका का एक तरीके से विजयी मैंडेट, तेलंगाना में भी मान लिया कि सदर्न स्टेट में उसका फर्क पड़ा, लेकिन रागिनी, मध्य प्रदेश से भी भारत जोड़ो यात्रा निकली। सुन रही हैं आप मुझे? रागिनी मुझे नहीं सुन पा रही हैं। राखी, मैं आपके पास लौटूंगी, आप हालांकि कुछ बोलना चाह रही थी। मैं 6 दिसंबर के बारे में कुछ कहना चाहता था, यदि आप कह रहे तो मेरी बात पूरी हो जाए। योगेंद्र जी प्लीज कैरी ऑन। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे में अगर विपक्ष ये समझे कि जो हार हुई है वो केवल कांग्रेस की नहीं, हम सब के लिए झटका है, और कांग्रेस ये समझे कि अब हमें सबकी पहले से भी ज्यादा जरूरत है, जिस तरह की बातें मध्य प्रदेश में हुई वो बातें नहीं चलेंगी, तो समझदारी होगी। दूसरा, कांग्रेस का नेतृत्व इस बात को देखे कि वो नेतृत्व जो पॉलिसी लेवल डिक्लेरेशन करता है और जमीन पर जो होता है, उन दोनों में तारतम्य कैसे हो। राहुल गांधी बात करते हैं कास्ट सेंसस की, मैंने किसी कांग्रेस लीडर या किसी कांग्रेस कैंडिडेट या कार्यकर्ता के मुंह से कास्ट सेंसस और ऐसी बात सुनी भी नहीं कैंपेन के अंदर। राहुल गांधी अडानी की बात करते हैं, लेकिन क्या वो जमीन पे उतरती है? वो नहीं उतरती है। तो इसके तारतम्य की जरूरत है। नहीं तो फिर एक और सवाल यहां से योगेंद्र जी, सॉरी आपको मैं इंटरवीन कर रही हूं, एक सवाल ये भी तो उठता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जैसी, वो सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संगठन है, सांगठनिक शक्ति है, आरएसएस की बैकबोन पीछे है, तो क्या कांग्रेस बार बार ये समझने में भी चूक करती है? समझने की दिक्कत नहीं है, मगर कोई रातों रात आप आरएसएस पैदा तो नहीं कर सकते ना। और इसलिए जो जरूरत है, मैं समझता हूं कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस को नहीं, बाकी तमाम पार्टियों को इस देश में बीजेपी का वैचारिक मुकाबला करने की क्षमता और इच्छा रखने वाले बहुत लोग हैं, बहुत संगठन है, जन आंदोलन है, जो इन पार्टियों का हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं। आज का अगर कोई सबक है कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए, वो ये कि अंदर थोड़ा ज्यादा सख्ती की जरूरत है और बाहर थोड़ी ज्यादा उदारता की जरूरत है। अंदर की सख्ती मतलब जिनके टिकट कटने चाहिए उनके कटने ही चाहिए, ठीक है, और बाहर की उदारता ये की जरूरत है। वो है ना कि अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, इसका उल्टा आप कह रहे हैं कि भीतर सख्ती की जरूरत है, बाहर उदारता की जरूरत है। लेकिन संजय, क्या वाकई कल जब हम बैठे थे, परसों बैठे थे, तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और आज 8:30 बजे जब हम बात कर रहे हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली है, ये कितना चौंकाया आपको इन नतीजों ने? क्योंकि 2:2 की तो बात हो रही थी, लेकिन 3:1 को ये फ्लिप फ्लॉप होकर इधर 1:3 हो जाएगा। ये तो आपके लिए भी शायद चौंकाने वाला रहा होगा।
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। मध्य प्रदेश, क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया शुरू में और आपने कहा कि जिस तरह का विश्लेषण मैं करता रहा था बिल्कुल उससे उलट हुआ, मुझे उस पर आपत्ति है, क्योंकि ऐसी बात है नहीं। अगर आप मेरे विश्लेषणों जब को हम बात कर रहे थे तो ये था कि छत्तीसगढ़ ले जाएगी कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस, राजस्थान और मध्य प्रदेश में डाइसी सिचुएशन थी, तो 2:2 का रेशो बन रहा था। नहीं, मुझे लगा कि परसों जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट अगर आपने देखा होगा, जो सर्वेक्षण हम लोगों ने किए, जिसको हमने पब्लिक किया डेटा, तो उसके बाद बिल्कुल हमारे लिए तस्वीर साफ ये थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतेगी। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल जो हमारा अनुमान था गलत साबित हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके बारे में बहुत स्पष्ट हमने कहा था बीजेपी चुनाव जीत रही है। ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश का जो फासला है, इतना फासला हमने नहीं बताया, अनुमान हमारा इतना बड़ा नहीं था। और जहां तेलंगाना की बात है, स्पष्ट हमने इसी बात का जिक्र किया हुआ है और ये सब पब्लिक डोमेन में है, इसी बात का जिक्र किया कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत के आ रही है। हमने 4% वोट बोले थे, लगभग 2.5 या 3% वोट का अंतर है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने 2% कहा था, वो बड़ा फासला है, बहुत बड़ा फासला है। और राजस्थान में हमने 3% का फासला बोला था, बीजेपी आगे है और वही बीजेपी आगे है। तो मैं बहुत अचंभित नहीं हूँ, अचंभित हूँ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लेके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह के आंकड़े आए हैं, जिस तरह के नतीजे आए हैं, इसका अनुमान तो बिल्कुल मुझे नहीं था। छत्तीसगढ़ को लेके अचंभित हूँ। बाकी किसी भी तीनों राज्य, बाकी छत्तीसगढ़ को छोड़ के जो तीनों राज्य के नतीजे हैं, बिल्कुल मुझे अचंभित नहीं करते। ऐसा ही हमारा तेलंगाना तो श्योर शॉट था, तेलंगाना का तो समझ में आ रहा था। राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी ये था कि भाई मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस और राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल जो बता रहा था न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस, उसमें एमपी को हम विनिंग मेजॉरिटी दे रहे थे, बीजेपी को एमपी में, और राजस्थान में हम कांग्रेस को विनिंग मेजॉरिटी दे रहे थे, बहुत छोटे से मार्जिन से। तो ये जरूर था कि भाई इधर हो सकता है कांग्रेस बाजी मार ले जाए और इधर बीजेपी बाजी मार ले जाए। हाँ, लेकिन जब कल हम चर्चा में थे आपके साथ और आपने जब ये सवाल हमसे पूछा था तो मैंने इनकार किया था इस पर जवाब देने के लिए। आप याद करें, मैंने कहा था कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं रखता हूं, तो इस बात से अगर मेरी सहमति नहीं है तो मैं इसका कैसे जवाब दूं कि क्यों कांग्रेस राजस्थान में जीतती हुई दिख रही है, या कांग्रेस आपके सर्वे के हिसाब से जिस भी राज्य में जीत रही थी। तो मैं इसका खंडन मैंने किया था। मैंने कहा था कि मैं इस बात से सहमति नहीं रखता हूं और उसकी वजह बहुत साफ थी। अगर आप मुझे एक सर्वे के आंकड़े पे कमेंट करने के लिए कह रही हैं, जो हमारे अपने अनुमान मतलब हमारा जो पोस्ट पोल सर्वे उससे बिल्कुल अलग है, तो अगर मैं उसको डिफेंड करूंगा तो मैं अपने आंकड़ों को झुठला रहूंगा, वो तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं वापस उसी बात पर जा रहा हूं, बिल्कुल अचंभित नहीं हूं। छत्तीसगढ़ हमें सरप्राइज करता है, बाकी 3 राज्य मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। तो ये छोटा सा कमेंट संजय जी कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ बिल्कुल अप्रत्याशित, इसकी मोटी वजह? मोटी वजह मैं यही कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस पहले से मान बैठी थी और जिस बात का मैं जिक्र मध्य प्रदेश के लिए भी बार बार करता रहा, पिछले 6 महीने से मैं हमेशा कहता था मध्य प्रदेश कांग्रेस आगे नहीं है, कांग्रेस भूल कर रही है। अगर ये कांग्रेस सोच रही है कि कांग्रेस वो चुनाव मध्य प्रदेश का जीत रही है, और मैं कहता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग एक आंकड़ा लेके बैठे 150 से 160 और वो कंप्लीसेंसी दिखाता था। तो छत्तीसगढ़ में कमोबेश वैसा ही होता हुआ मुझे दिखाई पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं को ये मान बैठे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव है ही नहीं है, अति आत्मविश्वास ये ले डूबा कांग्रेस को। बिल्कुल अति आत्म, और क्योंकि मैं सुबह से एक बात कह रही हूं कि छत्तीसगढ़ में अति आत्मविश्वास, राजस्थान में अंदरूनी कलह और मध्य प्रदेश में एक तरीके से जो अहंकार नजर आया कमलनाथ का, वो समझ में आ रही है वजह। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन रागिनी मुझे दिख रही है। रागिनी, अब क्या ये जो 3 राज्यों की जीत से आप एक संजीवनी की उम्मीद कर रहे थे, तेलंगाना ने आपको सकारात्मक रिस्पांस दिया, लेकिन तीनों राज्य आपकी भी समझ से अभी परे होगा कि भाई चिरंजीवी योजना 450 रुपए में सिलेंडर, 400 पर आपने सिलेंडर घोषित कर दिया, तमाम योजनाएं घोषित कर दी गई। मध्य प्रदेश में भी जी जान लगाते हुए कम से कम घोषणाओं के बरक्स आप नजर आए। तो क्या यहां से एक वाकई
गंभीर चिंतन की आवश्यकता कांग्रेस को दिखती है? 2024 की लड़ाई सामने खड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भैया ये हैट्रिक 2024 की हैट्रिक। गरिमा, सबसे पहले तो मैं जनादेश को सर माथे पर रखती हूँ, और जैसा कि मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि हार और जीत चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। हार की खटास और जीत की मिठास दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, और इस चुनाव में कमोवेश कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही रहा। जैसा कि आपने देखा, हम तेलंगाना में एक बम्पर जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुए, बाकी 3 प्रदेश हारे, जिसमें मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो अप्रत्याशित थी, और ये भी बात है कि एक आत्मचिंतन और मंथन करना पड़ेगा। 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश में हमारी मिसरीडिंग बहुत ज्यादा रही। योगेंद्र यादव जी ने भी 1-2 बात कही, संजय कुमार जी भी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ज्यादा अंडर करंट था तो वो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए था, ये बात मैं स्वीकार करती हूँ। हाँ। क्योंकि जिस तरह का प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, संजय जी मुझे सही करें अगर मैं गलत कह रही हूँ, ऐसा पहले हुआ नहीं। क्या ये सबसे ज्यादा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है संजय जी? हाँ, या इससे पहले हुआ है? हाँ, एक नहीं, इसके पहले 163 थी, अब 164 आ रही है, तो सबसे बड़ी जीत है। हाँ, 2018 से पहले वाले चुनाव में, 2013 में। एक ऐसा प्रदेश जो गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि संघ की प्रयोगशाला रहे हैं, ऐसे में दोबारा मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत यहाँ पर मजबूती के साथ काम करने की जरूरत रहेगी। क्या कमियां रही? हमने बहुत अच्छी योजनाएं आगे रखी। हमने 1 महीने पहले अपना वचन पत्र जनता के सामने रखा। क्या वो वचन पत्र ठीक से पहुंच नहीं पाया? क्यों विश्वास की कमी रह गई? क्या संगठनात्मक रूप से भी कुछ कमी थी? क्या यहाँ पर भी हमें अति आत्मविश्वास था? ये सारे ऐसे पहलू हैं, आज मैं बहुत साफगोई के साथ कह रही हूँ गरिमा जी, जिन पर हमें जरूर चिंतन ही नहीं करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। रागिनी जी, एक और बात की आपने कास्ट सेंसस में क्षेत्रीय दलों की छतरी के नीचे आने की कोशिश की, और हम भी बतौर पत्रकार ये मानकर चल रहे थे कि भाई जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है वो लिटमस टेस्ट की तरह है। खासतौर से इन विधानसभा के चुनावों में ये साफ होगा कि कास्ट सेंसस क्या वाकई एक स्पार्क पैदा करता है आपके प्रति जनता में या नहीं। तो कास्ट सेंसस को खारिज कर दिया जनता ने, ओपीएस को खारिज कर दिया जनता ने, चुनावी घोषणाओं को खारिज कर दिया जनता ने, तो मोदी की गारंटी चली, ये कांग्रेस मान रही है क्या? देखिए, मोदी की गारंटी अगर चलती तो भैया आज 15 लाख रुपया मिल गया होता, 2 करोड़ नौकरियां भी लग गई होती, स्मार्ट सिटी 100 बन गई होती, बुलेट ट्रेन भी चल गई होती, रुपया और डॉलर बराबरी पर आ गया होता, 40 रुपए में पेट्रोल डीजल मिल रहा होता। तो देखिए, एक चुनाव 100 खून माफ नहीं कर देता है। मैं आपकी इस रीडिंग से बिल्कुल सहमत हूं। 3 चुनाव अगर आप ये कह रही हैं, मुझे बोलने दीजिए गरिमा जी, मैं बहुत देर से जुड़ी हूँ। अगर आप ये कह रही हैं कि अगर ये 3 चुनाव जीत गए तो जो कुछ भी मोदी जी ने कहा वो सच है, तो ऐसा तो मुझे लगता है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ तो कोई भी नेता आगे लेकर आता नहीं है, और ना ही मोदी जी की सारी खामियां भी इससे माफ हो जाती हैं। ऐसे तो हम पिछली बार 3 राज्य जीते थे, पर उसके बाद मोदी जी की सरकार बन गई थी। तो प्रदेश में कई बार जनता अलग तरह से वोट करती है और देश के चुनाव में अलग तरह से वोट करती है। तो अभी तो ये ट्रेलर है, आप ट्रेलर को देखकर पूरी पिक्चर का अनुमान मत लगा लीजिए। अभी बहुत कुछ होना बाकी है भारत की राजनीति में। और जहां तक आप कास्ट सेंसस की बात कर रही है, मैं जल्दी से जोड़ के खत्म करूंगी अपनी बात। देखिए, मोदी जी को जब वोट चाहिए होता है तो वो ओबीसी बन जाते हैं, कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मुझे वोट दीजिए। और जब 10 राज्यों में एक ही ओबीसी मुख्यमंत्री था, शिवराज सिंह चौहान, उनको साइड किनारे करना था कि कोई दूसरा ओबीसी मुख्यमंत्री ना उभरे देश में, तो वो कहते हैं कि भैया कोई जाति नाम की चीज ही नहीं होती है, ये तो 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है, तो जातियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन तो रागिनी जी, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, मुझे लगता है वहीं कि पर एक पिछड़े सेंट्रल वर्ग और दलित वर्ग को समाज के हाशिए से मुख्य धारा में लाना जरूरी है। एक चुनावी नुकसान से हम अपनी जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है उससे हम डिगने वाले नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप की भूमिका और वहां पर रोल सामने आता है रागिनी जी, और यही मध्य प्रदेश राजस्थान में दिखा कि सेंट्रल लीडरशिप की कमांड क्या होती है। आपने खुद देखा मध्य प्रदेश में तमाम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। भाई, सांसद होने के बाद विधायकी का चुनाव कौन लड़ेगा? कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कह दिया, प्रहलाद सिंह पटेल ने साफ कह दिया। लेकिन उसके बावजूद हमारे गांव देहात में एक बात कही जाती है कि किसी ने इसके बाद चूं तक नहीं की। ये सेंट्रल लीडरशिप की स्ट्रेंथ मिसिंग रही कांग्रेस में। विनोद जी,
अब यहाँ से गरिमा मैं जी, एक इसका भी तस्वीर, जवाब ले लीजिए, मुझे 10 सेकंड में जवाब दे देने दीजिए। देखिए, अनुशासन एक बात है, अधिनायकवादी राजनीति अलग दूसरी बात है। क्षेत्रीय नेतृत्व के पास चूं करने की भी अगर क्षमता नहीं है और एक ही के सत्ता का निर्णय का केंद्रीकरण हो रहा है, आप उसको अगर सोचती हैं कि वो लोकतंत्र को मजबूत करता है, हो सकता है एक पार्टी को मजबूत कर रहा हो, ठीक है। ऐसा होता नहीं है। नहीं रागिनी जी, देखिए मेरे सोचने की बात नहीं है, लेकिन इस बात से तो आप भी सहमत होंगी ना कांग्रेस पार्टी में कि ऐसा नहीं विजय होता। जो अभी होती है वो हर इस सवाल का जवाब होती है। पर ये विजय सही श्री, बात आप नहीं भी जीत के लिए लड़ रहे थे, वो भी जीत के लिए लड़ रहे थे, और कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो। गरिमा जी, मैं तो ये कहती हूँ, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। क्या बात है? बनता बस उद्यम ही विधि है, जिससे मिलती सुख की निधि है। नर हो न निराश करो मन को, ये मैं अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए भी कह रही हूँ। बहुत शानदार। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब अगला लक्ष्य देखकर, जो अभी खामियां रही उनको सुधार कर मछली की आंख अगला लक्ष्य भेजने की तैयारी करनी चाहिए। तो नर हो न निराश करो मन को। रागिनी जी, सुबह भी आपने जो पंक्तियां पढ़ी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, नहार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, बोल रही थी। हाँ? वो आपने पढ़ी थी, पर वो पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं जी। नहार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही, वो भी सही। बहुत शानदार। तो कांग्रेस इस जील के साथ, विनोद जी अब मैं आती हूं आपकी तरफ, और मुझे आप समझा दीजिए कि ये जो जनादेश है 3 राज्यों का, तेलंगाना भी इसी में समाहित कर लेते हैं, चारों राज्यों का जनादेश क्या वाकई इंडिया गठबंधन की तस्वीर साफ कर रहा है? भीतर में जो कलह, न सिर्फ विद इन द कांग्रेस पार्टी, विद इन दी फ्रैक्शंस, अदर फ्रैक्शंस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब दिखा, जो क्या कॉम्पीट करने की स्थिति में है, ये सब मिलकर एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी से जो संगठन की ताकत के साथ अब इस दहलीज पर खड़ी। एक अंग्रेजी में कहावत है, यहाँ पर सब लोग कहावत पढ़ रहे हैं जी, कि when the going gets tough, the tough get going। और ये प्रूव करना है इंडिया अलायंस को कि कितनी टफ है, कितनी रेजोल्यूट है, कितनी एकजुट लड़ाई करने में सक्षम है। इसमें गिव एंड टेक होना पड़ेगा, इसमें आप टाइट फिस्टेड नहीं हो सकते। जहाँ जहाँ कांग्रेस का विस्तार है, वहाँ वहाँ कांग्रेस को स्पेस अफोर्ड करनी पड़ेगी और पार्टीज़ को, और जहाँ जहाँ और पार्टीज जो है प्राइमेसी रखती हैं, ये बात शरद पवार ने 19 के इलेक्शन से पहले कही थी। ठीक है, कि हमको इस बेसिस पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लास्ट वर्ड हमने उनको देना है जो प्राइमेसी होल्ड करते हैं, जो कि प्राथमिक पार्टी है हमारे गठबंधन में विभिन्न प्रदेशों में। अगर इस प्रिंसिपल पे ईमानदारी से काम होता है तो मैं समझता हूँ ये गठबंधन जो है ये कारगर सिद्ध हो सकता है। आप इसको आज के दिन अनब्राइडल्ड ऑप्टिमिज्म मानेंगी, लेकिन अनब्राइडल ऑप्टिमिज्म, हाँ, सर इसको भी समझा दीजिए जरा। मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक समझ लीजिए, अनब्राइडल मतलब अति सकारात्मकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इश्यूज इस इलेक्शन में नहीं उठाए गए या उठे नहीं, मिसाल के तौर पर ओबीसी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया। ठीक है, जब राहुल गांधी जाते थे तो बोलते थे, बाकी नेतागण नहीं बोलते थे। ओपीएस का जो इशू था उसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नहीं फैलाया। ये बात सच है कि ओपीएस का इशू जो है उसकी एक नीश अपील है, लिमिटेड अपील है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है हर सोसाइटी में वो एक ओपिनियन लीडर्स की तरह काम करते हैं जी। और वो जो ओपिनियन लीडरशिप थी उसका भरपूर इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। और तीसरी बात, देखिए कोई भी पॉलिटिशियन हार से डरता नहीं है, मेरा ये मानना है, कुछ एक को छोड़कर। जिनको ये लगता है कि हार के बाद फिर हमारा अंत है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिशियन हार से डरता है। अशोक गहलोत हार से नहीं डरता, बघेल भी हार से नहीं डरता और शिवराज भी नहीं डरते हैं।
क्योंकि वो हार से नहीं लेकिन डरते। बार बार हार से तो विनोद जी डरना चाहिए देखिए, ना। देखिए शिवराज, अभी आपने बात की कि शिवराज रहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री। अगर शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वहां के जनादेश का अपमान होगा। लेकिन यहां से अब आप स्विच कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा, तो मैं यहीं से एड ऑन कर देती हूं इस सवाल को कि बीजेपी हमेशा से सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ आती रही। आप खट्टर देख लीजिए, पुष्कर सिंह धामी देख लीजिए, गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिए, उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। तो बीजेपी डरने वाली पार्टी तो है नहीं। तो ऐसे में अब इस मुहाने पर जब खड़े हैं हम, तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह मुझे इकलौते व्यक्ति छत्तीसगढ़ में एज ऑफ नाउ नजर आते हैं चीफ मिनिस्टीरियल पोस्ट के लिए। दे आर कमिंग बैक और बीजेपी इज कमिंग विद द सरप्राइज एलिमेंट अगेन। देखिए मेरी बात सुनिए, आप बार बार कह रही हैं कि बीजेपी जो है बहुत कठिन डिसीजन ले लेती है। देखिए, ये जब ये कैपेबिलिटी आती है विद पावर एट द सेंटर, मेजॉरिटी नंबर, आप भूल रही हैं वो वक्त जब इसी स्थिति में इंदिरा गांधी होती थी, राजीव गांधी होते थे, तब फैसले। देखिए मेरी बात सुनिए आप, यू सी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और इसलिए जो पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ होती है उसके पास ये सक्षम होती है इस बात के लिए कि वो कठिन डिसीजन ले सके। वो भी कि बीजेपी आज के majority दिन के ले साथ। सकती है, लेकिन कठिन डिसीजन लेते वक्त वही गलती ना करे जो इंदिरा जी के टाइम में हुई, जिसके चलते प्रांतीय नेतृत्व जो कांग्रेस का था उसको आघात पहुंचा। कांग्रेस was truly an implicit alliance of ideas और that was its core strength। पहली अलायंस इस देश में वो पार्टी थी जिसने पहली सरकार बनाई, implicit coalition of ideas। उसमें लेफ्ट ऑफ द राइट स्ट्रीम थी, राइट स्ट्रीम थी और सेंट्रल स्ट्रीम थी। इसमें समावेश था तमाम विचारों का इस देश में। जब कांग्रेस उस राह से भटकी और एक तरफ जाने लगी तो उसको नुकसान होना शुरू हुआ और एक स्पेस बनी बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कांग्रेस को वो स्पेस रीऑक्यूपाई करनी है, भले ही उसको सॉफ्ट हिंदुत्व का तोहमत झेलनी पड़े, भले ही उसको अपीसमेंट की तोहमत झेलनी पड़े, भले ही उसको कम्युनिस्ट होने की तोहमत झेलनी पड़े। लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार दिखती है? विनोद जी सवाल ये भी, रागिनी में एक सवाल आपसे कांग्रेस को अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। पहलवान को अंडे खाने पड़ेंगे, मलखम पे चढ़ना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। ये पॉलिटिक्स जो है ये बहुत बड़ी कसरत होती है, वो छोटी चीज नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं पॉलिटिशियंस का, लेकिन इनका काम सबसे ज्यादा कठिन है क्योंकि इनको पेशेंस भी दिखानी है और स्ट्रेंथ भी दिखानी है। बिल्कुल, सुबह से रागिनी जी बैठी हुई है। पीपल स्ट्रेंथ इट कम व्हेन इट कम्स टू एडवर्सरीज। तो रागिनी जी, राजस्थान का भी जो गणित है भाई, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली, रागिनी, समझ में आती है भाई स्थिति। गरिमा जी, राजस्थान का चुनाव सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिलकर लड़े, ये बात कई बार उन दोनों ने स्वयं भी स्वीकारी और कही और करके भी दिखाया। रागिनी जी, आप बहुत बहुत शानदार गंभीर बात कहती हैं और सच्ची बात कहती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अंत तक सचिन पायलट ने कहा कि भाई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ता। अशोक गहलोत पर वो अंत तक व्यंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है आप साफगोई से स्वीकार कीजिए रागिनी जी, यू आर नोन फॉर दैट। देखिए गरिमा जी, मैं तो ये मानती हूँ कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। तो घर परिवार में बड़े छोटे आपस में कई बार कड़े शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मन का जो गुस्सा होता है या दुख होता है दूसरे पर निकाल भी देते हैं, लेकिन परिवार तो परिवार है। और वही एकजुटता हमने दिखाई दी। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, राखी जी से भी पूछ सकती हैं कि गजय सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में क्या चल रहा था। नहीं, बात सही है, लेकिन रागिनी जी वो सिर पुटवल सामने सड़क पर न नजर आए, ये भी प्राथमिकताओं में शुमार होना चाहिए। लेकिन मैं लौट रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जनादेश के बाद, क्योंकि अब ये पिक्चर क्लियर है, यहां से 2 सवाल पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार कौन बनाएगा, ये तय है चारों राज्यों में, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे, इस पर बात होनी है। और ये मैंडेट, ये जो जनादेश है, ये 2024 की कौन सी तस्वीर दिखा रहा है? क्या सारी ऑपोजिशन पार्टियां यूनाइटेड होने के बावजूद बीजेपी से कॉम्पीट करने के लिए तैयार नजर आती हैं? This video is sponsored by WeGuard.
This video is sponsored by WeGuard.